नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजेंद्र भारद्वाज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। दोस्तों, संवैधानिक इतिहास पढ़ने से पहले हम बात करेंगे संविधान की। संविधान किसे कहते हैं? दोस्तों, संविधान एक व्यवस्था का नाम होता है जो किसी भी संगठन, देश, परिवार, समाज, मित्र समूह आदि के जो भी नियम कायदे होते हैं, चाहे आप परिवार में रह रहे हैं तो आपके परिवार के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के कुछ कायदे कानून होंगे, यदि आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड ग्रुप है, उसके अंदर कुछ आपने रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, तो जो भी नियम कायदे हैं उसे संविधान कहते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी देश का ही संविधान हो, किसी राज्य का ही संविधान हो, किसी का भी संविधान एक व्यवस्था का नाम होता है। फिर एक प्रश्न आता है कि हमें पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो क्या इससे पहले कोई संविधान नहीं था? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो क्या इससे पहले कोई संविधान नहीं था? दोस्तों, सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पूर्ण रूप शब्द क्यों लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान होगा कि हमारा देश आज़ाद 1947 में हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, उसके बाद में उसको लागू करने की जब बारी आई 26 जनवरी 1950 को हम ये मान के चलते हैं कि हमारे देश का संविधान लागू हो गया। तो उससे पहले 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो संविधान है वो आंशिक रूप से लागू हुआ। उसमें 16 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए और शेष जो अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो जो प्रश्न पूछा गया था कि 26 जनवरी 1950 से पहले कोई संविधान नहीं था, उत्तर मिलता है था तो सही, लेकिन वो हमारे द्वारा नहीं बनाया गया था, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि हमारे ऊपर 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था। और जैसा आप देख सकते हैं, आज़ाद हुआ हमारा देश 15 अगस्त 1947 को, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 1947 से पहले की जो अवधि है और 1947 से और 26 जनवरी 1950 तक की जो अवधि है, इसका जो भी इतिहास है, संविधान बनने की जो प्रक्रिया का इतिहास है, उसे कहते हैं संवैधानिक इतिहास। दोस्तों, हम जब भी बात करते हैं अंग्रेज कब भारत में आए, तो अंग्रेज हमको पता है 16वीं सदी के अंत में, जब हमारे देश के अंदर जहांगीर का शासन था, तो अंग्रेजों ने जहांगीर से अनुमति मांगी व्यापार करने के लिए। अजमेर में मुलाकात की, आगरा में मुलाकात की। वो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और चूंकि हम यूँ कहते हैं कि अंग्रेज 16वीं सदी के अंत में, केवल अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, लेकिन अंग्रेजों की जो नौसेना थी बहुत मजबूत थी और उस नौसेना की वजह से व्यापारिक शक्ति को भारत में स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने जब यहाँ की व्यवस्थाएं देखी तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध, उस समय का जो समृद्धशाली प्रांत था बंगाल, उसका नवाब था सिराजुद्दौला। तो अंग्रेजों की सेना ने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में हरा दिया और 1757 के बाद में भारत की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फिर भी उनके मन में कुछ कसर अधूरी रह गई, बाकी रह गई। तो 7 साल बाद में एक दूसरा युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। जो बातें प्लासी के युद्ध में अधूरी रह गई उन्हें 7 साल बाद पूरा कर लिया गया। कौन सी बातें थी जो अधूरी रह गई थी? दोस्तों, 1757 में तो केवल बंगाल के नवाब को हराया, लेकिन बक्सर के युद्ध में 1764 में बंगाल के नवाब के साथ साथ दिल्ली की सुल्तान को भी हरा दिया। अब इसके बाद में 1764 से 64 के बाद में दिल्ली के सुल्तान को हराने के बाद में अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। तो इन्होंने बंगाल को तो अपने आधिपत्य में ले ही लिया था। उसके बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी पे कब्जा कर लिया, उसके बाद बॉम्बे पे कब्जा कर लिया। तो मुख्य रूप से 3 जो केंद्र थे, क्योंकि क्या थे, बंदरगाहों के किनारे थे, इस वजह से अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था, फिर मद्रास, फिर चेन्नई। 1773 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने एक कानून बनाया
उस कानून का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, कब लागू किया गया, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो दोस्तों रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेशन करना। जो रेगुलेटिंग एक्ट है, प्रश्न पूछा जाता है इंटरव्यू आदि में कि इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट ही क्यों है। तो चूंकि ये जो है अंग्रेजी के रेगुलेशन शब्द से बना है, तो उसका मतलब होता है नियमन। मतलब किसी भी व्यवस्था को नियमित करने के लिए रेगुलेशन करते हैं, नियमन करते हैं, उसको रेगुलेशन बोलते हैं। तो 1773 से भारत की व्यवस्था को नियमित करने के लिए एक एक्ट बनाया गया इंग्लैंड की संसद के द्वारा, उसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। जिसकी विशेषताएं क्या क्या थी। पहली विशेषता तो ये थी कि इंग्लैंड की संसद के द्वारा बनाया गया भारत के लिए पहला कानूनी प्रयास। भारत का मतलब जब भी हम भारत की बात करेंगे तो भारत कौन सा भारत, ब्रिटिश भारत। और ब्रिटिश भारत में केवल और केवल उन राज्यों की बात करेंगे, केवल बंगाल की बात करेंगे, मद्रास की बात करेंगे और बॉम्बे की बात करेंगे, शेष भारत की बात नहीं करेंगे। केवल इन 3 जगह पर ही अंग्रेजों का शासन था। इसलिए अगर जब भी भारत की बात आए, ब्रिटिश भारत की बात आए, तो बंगाल की बात होगी, मद्रास की बात होगी और बॉम्बे की बात होगी। और जब भी बंगाल की बात करेंगे तो आज का जो पश्चिम बंगाल है वो उस बंगाल की बात नहीं होगी। आज का पश्चिम बंगाल तो जो पहले का बंगाल था उसका केवल और केवल चौथा हिस्सा है। तो पहले का बंगाल कैसा था। तो वर्तमान में जो बांग्लादेश है, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे के सारे बंगाल में आते थे। इन सबको मिलाकर बंगाल बनता था। और भारत का सबसे बड़ा प्रांत जिसमें कलकत्ता और ढाका जैसे बंदरगाह थे। ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन पहले चूंकि भारत में ही था तो कलकत्ता और ढाका जैसे 2 बंदरगाह थे। तो जब भी भारत की बात करें तो भारत में उस समय क्या, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, अंग्रेजों का शासन था इन तीनों जगह। तो इन तीनों के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बना। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें एक नया पद सृजित कर दिया गया और उसको क्या कहा गया, गवर्नर जनरल। अब चूंकि बंगाल बहुत बड़ा था तो इसलिए इसमें एक नया पद बना, गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके लिए गवर्नर जनरल बना और मद्रास और बॉम्बे के लिए एक एक गवर्नर बन गया। यहाँ पर गवर्नर, यहाँ पर गवर्नर, और ये दोनों गवर्नर सीधे रिपोर्टिंग करते थे बंगाल के गवर्नर जनरल को। या हम कह सकते हैं ये दोनों गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको क्या कहते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग्स। ये भारत का सबसे बड़ा अधिकारी था, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा अधिकारी था। फिर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे कुछ प्रावधान किए गए। दूसरी विशेषता कि 1773 से कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता बंगाल में ही था, बंगाल की राजधानी हुआ करता था, या अंग्रेजों में हम कह सकते हैं अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता में ही स्थापित की। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1773 में, लेकिन स्थापना कब हुई, 1774 में। तो पहले भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी। 1911 में दिल्ली ट्रांसफर हुई है। और जो सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, उसका जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था उसको कहते हैं लॉर्ड इम्पे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो गई। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये एक तरह से 20 वर्षों के लिए एक व्यापार पत्र था, जिसमें अनुमति की गई थी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की। देखिए 1773, 1793, 1813, 1833, 1853 ये क्या है कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 20 वर्षों तक राजनीतिक गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई। राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति का मतलब एक लाइसेंस दिया गया या अधिकार पत्र दे दिया गया कि भाई आप 20 साल तक जो है राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकते हो। और किसके द्वारा किया गया, क्योंकि देखिए भारत अंग्रेजों के अधीन हो चुका था, ब्रिटिश भारत हम कह सकते हैं, और इंग्लैंड और भारत के बीच में जो कॉन्टेक्ट मतलब हम कह सकते हैं वो कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। शासन कौन किया, इंग्लैंड का शासन भारत में स्थापित किया जा रहा था, किसके द्वारा किया जा रहा था स्थापित, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो जो अधिकार पत्र दिया गया, इस अधिकार पत्र को 20 साल बाद दिया गया, 20 साल के लिए, तो इसका नाम दे दिया गया इस अधिकार पत्र का
20 साल जैसे पूरे हुए 1773 से 20 साल हुए 1793 में, तो ये अधिकार पत्र था। तो इसके लिए भी कानून बना दिया इंग्लैंड की संसद ने, जिसे चार्टर एक्ट कहा जाता है। तो चार्टर का मतलब क्या हो गया? चार्टर का मतलब ही हो गया अधिकार पत्र, मतलब एक लाइसेंस दे दिया। अब इसे चार्टर ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चार्टर जो एक्ट था, ये चार्टर जो अधिकार पत्र था, ये 20-20 साल के लिए था। 20 साल के लिए ही व्यापार के लिए राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति दी जाती थी। मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट ही आपको गतिविधियों के लिए अनुमति मिल गई, आपको केवल 20 साल के लिए अनुमति मिली है। उसके बाद में जैसे 20 साल कंप्लीट होंगे फिर 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। 1773 के बाद में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का अन्य भागों में विस्तार किया। उसके बाद में आता है 1833। 1813 तक यही रहा, चार्टर एक्ट रहा। 1813 के बाद में 20 साल के लिए अनुमति मिली, तो 1833। तो सबसे इंपॉर्टेंट जब हम मुख्य तथ्यों की बात कर रहे हैं, उसके बाद में 1800, देखिए बीच में जो है पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। इस प्रकार से जो मुख्य तथ्य हैं इसके संवैधानिक इतिहास के, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। 1873 के बारे में बात करते हैं कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, अब चूंकि 1833 तक अपने साम्राज्य का अन्य भागों में भी विस्तार कर लिया अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने कहा नहीं, अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब तो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, क्योंकि भारत के अन्य भागों में भी आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह नाम बदलकर क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल। अब क्योंकि 1833 का जब चार्टर एक्ट बन रहा था, तो उस समय भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, उन्हीं को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। अब पूछा जाए क्वेश्चन कि रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट में क्या अंतर है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट ये दोनों ही एक ही जैसे थे। कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो भी एक तरह का चार्टर एक्ट ही था, क्योंकि इसमें भी 20-20 साल की अनुमति व्यापार करने की और राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की अनुमति मिलती थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट भी एक प्रकार का चार्टर एक्ट ही था। उसके बाद में बात करते हैं 20 साल बाद, 1833 के बाद 20 साल आगे चलने के बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया। और 1853 का जो चार्टर एक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, तो भारत शासन अधिनियम की जो जड़ें हैं वो 1853 के चार्टर एक्ट में ही हैं। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन था, तब वहाँ के अधिकारी भारत के लोगों पर अत्याचार करते थे, बहुत ज़्यादा शोषण करते थे लोगों का। इसलिए जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया था। और हमको पता है 1848 से 1854 तक लॉर्ड डलहौजी जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। 1848 से 1854 तक लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने एक नीति बना दी, उस नीति का नाम है गोद निषेध नीति या हड़प नीति। अर्थात जो यहाँ की देसी रियासतें थी, अब चूंकि ब्रिटिश भारत था, वहां तो उनका अंग्रेजों का आधिपत्य था ही, लेकिन जो देसी रियासतें थी वहां पर राजा महाराजाओं का शासन था। तो राजा महाराजा क्या करते थे? अपने बेटे को उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे। उसके बाद में अगर मान लीजिए किसी के उत्तराधिकारी नहीं, किसी के बेटा बेटी नहीं है और राजा की मृत्यु हो जाती है, तो वो किसी को पहले गोद ले देता था। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति बना दी कि यदि किसी शासक निसंतान मृत्यु हो जाती है किसी शासक की, तो उसको फिर उस राज्य को अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेंगे या अंग्रेजी सरकार अपने आधिपत्य में कर लेगी। कोई गोद नहीं ले सकता है, उसी को ही हम गोद निषेध नीति कहते हैं। फिर उसके बाद में 1853 के चार्टर एक्ट के संबंध में हम बात करें तो 1853 के चार्टर एक्ट में इंग्लैंड की संसद के पास कई प्रकार की रिपोर्ट्स आई, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भ्रष्टाचार में शामिल, भारत की जनता पर अत्याचार करते हैं, इस प्रकार की बातें सामने आई।
तब संसद ने चार्टर एक्ट में 20 साल की अनुमति नहीं दी। मतलब जो 20 साल की जो अनुमति मिलती थी वो 20 साल की अनुमति आगे नहीं बढ़ाई। जबकि एक प्रावधान कर दिया कि जब तक नई व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आ जाती है तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी गतिविधियां भारत में संचालित करती रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब 20 साल की अनुमति नहीं मिली और संसद ने ये कह दिया कि जब तक नई व्यवस्था हम नहीं लागू करते हैं तब तक ही आप अपनी गतिविधियां भारत में संचालित करते रहेंगी। तो फैक्ट ये रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति के बीज थे वो इसी एक्ट में निहित है, 1853 के चार्टर एक्ट में ही निहित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। बहुत बहुत धन्यवाद।